Very good morning, students. Welcome back. Let's continue with our next problem for not for profit concern. Okay, एकदम easy problem है ये वाला. Just for your revision, this will be good. See, following is the balance sheet and resident payment account of Vidya Mandir High School, Alibag. Balance sheet is given as on 1 April 2019. ये जो वाला बैलेंस शीट होता है प्रॉब्लम के अंदर मिलने वाला, ये प्रीवियस ईयर का बैलेंस शीट होता है. ठीक है, ओपनिंग बैलेंस शीट इसको हम बोलते हैं. लास्ट ईयर वाला बैलेंस शीट इसको हम बोलते हैं. सो सी व्हाट इज गिवन. एंट्रांस फीस लाइबिलिटी साइड है तो पूरी लाइबिलिटी में जाने वाली ऑफ कोर्स. एंट्रांस फीस आपका लाइबिलिटी में जाएगा. कैपिटल फंड ये भी लाइबिलिटी में जाएगा. देन फर्नीचर एसेट साइड है तो एसेट में जाएगा ऑफ कोर्स. फर्नीचर विल गो इन एसेट्स. लैबोरेटरी एसेट्स, लाइब्रेरी एसेट्स में जाएगा. इन्वेस्टमेंट ये भी एसेट्स में जाएगा. कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक ये दो चीजें हम कहीं पे भी नहीं लिखते, इसको मैंने कट कर दिया. ठीक है, नेक्स्ट है आउटस्टैंडिंग ट्यूशन फीस. आउटस्टैंडिंग ट्यूशन फीस है तो ये भी एसेट्स के अंदर जाएगा आपका. सिर्फ आपको यहाँ पे लिखना है प्रीवियस ईयर. ओके, ब्रैकेट में आपको लिखना है पीवाई फॉर प्रीवियस ईयर. फिर हम देखेंगे कहीं उसका पेमेंट हुआ है या नहीं हुआ है. ऑलराइट, सी व्हाट इज नेक्स्ट. रिसिट साइड. रिसिट मतलब जनरली इनकम्स हो सकती है हमारे लिए. तो देखिए यहाँ पे क्या है, कैश इन हैंड और कैश एट बैंक ये दोनों चीजें हम नहीं लिखते कहीं पे भी, इसको भी कट कर देंगे हम. नेक्स्ट वी हैव ट्यूशन फीस. ट्यूशन फीस आपका इनकम में जाएगा. ब्रैकेट में कुछ तो भी बोला है उन्होंने, क्या बोला है, इंक्लूडिंग प्रीवियस ईयर. ओके, मतलब ये जो 80,000 रुपए ट्यूशन फीस है उसके अंदर प्रीवियस ईयर की कुछ अमाउंट इंक्लूडेड है. ऑलराइट, तो ये 80,000 हमें नहीं लिखने पड़ेंगे. ओके, हमें कितना लिखना है वहां पे, ये जो 80,000 इसको हमें बाइफरकेट करना पड़ेगा लाइक यस्टरडे हमने जैसे कल किया था. ठीक है, ये 80,000 के अंदर प्रीवियस ईयर का कुछ अमाउंट इंक्लूडेड है. यहाँ पे अमाउंट नहीं दिया है तो प्रीवियस ईयर की कितनी अमाउंट है ये हमें ऊपर देखनी पड़ेगी. यहाँ पे आप देख सकते हैं एसेट साइड में आपको गिवन है आउटस्टैंडिंग ट्यूशन फीस 4,000. ओके, तो इस पे हम करेंगे एक स्टार मार्क क्योंकि ये जो 4,000 है वो हमें यहाँ पे मिल गए हैं. ठीक है, दिस इज नो मोर आउटस्टैंडिंग नाउ. तो यहाँ से हम माइनस कर देंगे 4,000, बाहर आपका आउटर में डैश हो जाएगा. ठीक है, कुछ टीचर्स आपको ऐसे भी सिखाएंगे कि ये आपको लिखना ही नहीं है तो भी चलता है. ओके, वैसे भी आउटर में डैश है मतलब कोई अमाउंट नहीं है. आप अगर ये आउटस्टैंडिंग ट्यूशन फीस एसेट में डायरेक्टली नहीं लिखते हो, छोड़ देते हो तो भी चलता है. बट फिर कंफ्यूजन होगा कि कब लिखना है और कब छोड़ देना है. तो बेटर वे लिख के इनर में माइनस कर दो, बात खत्म हो जाएगी. ऑलराइट, अभी ये 80,000 में कैसे लिखने, तो इस 80,000 के अंदर 4,000 रुपए तो प्रीवियस ईयर के अमाउंट है. दैट मीन्स करंट ईयर के अमाउंट कितने आपके लिए, सिर्फ 76,000. ओके, तो आपको यहाँ पे 76,000 लिखना है, ये 80,000 नहीं लिखना है. ऑलराइट, 76,000 आपको लिखना है इनकम में और 4,000 रुपए आपको यहां से माइनस कर रहे हैं. मतलब 80,000 के आपको दो जगह पे अलग अलग तरह से इफेक्ट देने हैं. ठीक है, दिस इज नॉट डबल इफेक्ट, दिस इज ओनली सिंगल इफेक्ट. सिर्फ आपने उस अमाउंट को दो टुकड़ों में डिवाइड किया है, एक टुकड़ा यहाँ पे और दूसरा टुकड़ा वहां पे. राइट, डबल इफेक्ट नहीं है ये. जब पोस्टिंग हम करते हैं तो सिंगल इफेक्ट ही होता है. नेक्स्ट है टू टर्म फीस. टर्म फीस आपका इनकम में जाएगा. गवर्नमेंट ग्रांट ये भी इनकम में जाएगा. डोनेशंस फॉर लाइब्रेरी. डोनेशंस अगर रहता तो इनकम में चला जाता, लेकिन फॉर लाइब्रेरी अगर फॉर लग के कुछ आगे आ जाता है, रीजन लेके आ रहा है वो, तो फिर ये लाइबिलिटी में जाएगा. ओके, तो ये तो चीज आपकी जाएगी लाइबिलिटी साइड में. नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट. इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट दैट विल ऑल्सो गो इन इनकम साइड. लेट्स सी पेमेंट्स. फर्नीचर परचेस्ड. फर्नीचर परचेस किया है तो फर्नीचर में ऐड हो जाएगा. यहां पे हम करेंगे फर्नीचर पे एक स्टार मार्क. नेक्स्ट है बाय सैलरीज. सैलरीज है तो एक्सपेंडिचर में जाएगा. बाय रेंट, रेंट भी आपका एक्सपेंडिचर में जाएगा. बाय सन्ड्री एक्सपेंसेस, दिस विल ऑल्सो गो इन एक्सपेंडिचर साइड. बाय एनुअल गैदरिंग एक्सपेंसेस, अगेन एक्सपेंडिचर साइड. बाय इंश्योरेंस, अगेन एक्सपेंडिचर साइड. एंड लास्टली बाय बैलेंस कैरिड डाउन. तो ये जो कैरिड डाउन वाला बैलेंस है वो हमें लिखना होता है एसेट साइड में. तो ये जो कैश एट बैंक है ये हमारा जाएगा एसेट में. नाउ यू कैन सी कि प्रीवियस ईयर का जो आपका बैलेंस शीट है उसके अंदर आपको कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक दोनों चीजें दी थी.
हियर ऑल्सो यू हैव कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक, बट क्लोजिंग के टाइम पे आपके पास सिर्फ कैश एट बैंक है, तो अपने मर्जी से जबरदस्ती कैश इन हैंड मत लिखो, जितना दिया है उतना ही लिखना है, ठीक है। ऐसा मत सोचो कि प्रॉब्लम में शायद कैश इन हैंड लिखना रह गया है, ऑलराइट, डोंट डू दैट। एंड इफ समटाइम्स ऐसा भी हो सकता है कि कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक्स हो जाए और कोई एक पॉइंट आपका लिखना रह जाए, ओके। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि शायद प्रॉब्लम में कोई एक पॉइंट लिखना रह गया है, शायद प्रॉब्लम रॉन्ग हो सकता है, तो इस टाइम पे आपको कैसे वेरीफाई करना है, तो सिंपली आपको बस एक टोटल्स चेक करनी है। अगर आपका प्रॉब्लम टैली रहेगा बैलेंस शीट एज वेल एज रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, अगर ये टैलिड है दैट मीन्स योर प्रॉब्लम इज करेक्ट। अगर ये टैलिड नहीं है इसका मतलब कुछ तो भी रह गया है, ठीक है। लेट्स मूव फॉरवर्ड। सी एडजस्टमेंट्स नंबर 1, ट्यूशन फीस स्टिल रिसीवेबल ₹10,000। स्टिल रिसीवेबल मतलब आउटस्टैंडिंग, ओके। ट्यूशन फीस आउटस्टैंडिंग है तो ट्यूशन फीस में ऐड करना पड़ेगा, यहाँ पे हम करेंगे एक स्टार मार्क, ट्यूशन फीस यहाँ पे एक स्टार कर दिया हमने। नाउ आउटस्टैंडिंग है तो इफेक्ट्स क्या रहेंगे, आउटस्टैंडिंग इज ऑलवेज एडेड, तो हम ऐड करेंगे ट्यूशन फीस के अंदर। एंड सेकंड इफेक्ट आउटस्टैंडिंग इनकम है ना, तो एसेट साइड में जाएगा आपका सेकंड इफेक्ट इसका। नंबर 2, सैलरी इज स्टिल पेएबल ₹30,000। सैलरी इज स्टिल पेएबल ₹30,000। सी दिस इज सैलरी, ओके। स्टिल पेएबल मतलब ये भी आउटस्टैंडिंग है, तो सैलरीज में ऐड हो जाएगा। एंड सेकंड इफेक्ट आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अगर रहते हैं तो फिर लाइबिलिटी में जाता है, ठीक है। नंबर 3, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड फॉर 1 year एंडिंग 30 September 2020। ये टाइप के एडजस्टमेंट आपने देखी होगी अपने फाइनल अकाउंट्स के अंदर, बराबर है। सो इंश्योरेंस प्रीमियम आपने जो पेड किया है ना, ठीक है, कहां पे इंश्योरेंस प्रीमियम देखिए, हियर इज इंश्योरेंस प्रीमियम, ओके। इंश्योरेंस बोला उन्होंने, बाय इंश्योरेंस 4,000 पेमेंट साइड के अंदर है। तो ये जो इंश्योरेंस आपने पेड किया है 4,000 रुपए, ये कितना पेड किया आपने, फॉर 1 year, 1 साल के लिए आपने पे किया है, एंडिंग 30 September 2020। अपना फॉर द ईयर एंड क्या है, यू कैन सी हियर फॉर द ईयर एंड 31 March 2020, ओके। 31 March 2020 में आपका ईयर एंड हो रहा है और आपने पेमेंट किया है 1 September 2020 तक का, मतलब आपने मार्च के बाद अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त एंड सितंबर 6 महीने का पेमेंट एक्स्ट्रा किया है, ओके। सो व्हाट इज दैट, दैट इज प्रीपेड। प्रीपेड कितना है, 6 months का, ऑलराइट। 6 months प्रीपेड वाली एडजस्टमेंट है ये, 6 months प्रीपेड। ना अगर प्रीपेड है तो क्या होगा, प्रीपेड हमेशा हम लेस करते हैं, तो इंश्योरेंस में से माइनस करेंगे, यहाँ पे स्टार मार्क कर देते हैं। एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस हम रिकॉर्ड करते हैं एसेट साइड के अंदर, ओके। नेक्स्ट है रेंट पेड इन एडवांस। पेड इन एडवांस मतलब अगेन प्रीपेड, तो रेंट में से माइनस हो जाएगा, रेंट पे एक स्टार मार्क। रेंट में से हम करेंगे लेस प्रीपेड 4,000। एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस अगर है तो सेकंड इफेक्ट आपका जाने वाला है एसेट साइड के अंदर, ऑलराइट। सो सेकंड इफेक्ट विल गो इन एसेट साइड। एंड लास्ट इज डेप्रिसिएट फर्नीचर एंड लाइब्रेरी एट 10% per annum ऑन क्लोजिंग बैलेंस। सी आज आपका काम एकदम आसान करके दिया है उन्होंने, ये जो ऑन क्लोजिंग बैलेंस है इसको अंडरलाइन करके रख दो, ठीक है। क्यों करनी है अंडरलाइन, सो आपको जो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है, टुडे यू कैन सी यू हैव एक तो फर्नीचर है, चलो ठीक है। फर्नीचर पे देखो, यहाँ पे आपका ऊपर फर्नीचर था, नीचे आपने एडिशनल फर्नीचर परचेस किया है, तो क्या हो रहा है कि आपको डबल डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना पड़ेगा। 16,800 पे आपको अलग से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना पड़ता 1 साल के लिए, और ये जो फर्नीचर है इस पे आपको अलग से कैलकुलेट करना पड़ता अकॉर्डिंग टू डेट, ठीक है। डेट तो आज नहीं गिवन है वैसे भी, बट अगर डेट भी गिवन रहती तो भी आपको अलग अलग से इस टाइम पे कैलकुलेट करना पड़ता है। बट अगर उन्होंने बोल दिया है ना कि ऑन क्लोजिंग बैलेंस, तो कुछ नहीं करना है, जो भी आपका फर्नीचर इनर में ऐड करके नीचे अमाउंट बचेगी, ठीक है, फाइनल वाली अमाउंट, उस पे आपको डेप्रिसिएशन चार्ज कर देना है, ओके।
सो सिंपली डिप्रिसिएशन क्या लिए आज आपको अलग अलग से डबल कैलकुलेशंस वगैरह कुछ नहीं करना है, वर्किंग नोट की भी रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी. ऑलराइट, नाउ यू कैन पॉज द वीडियो एंड ड्रॉ द अकाउंट्स. ओके, इन द बुक्स ऑफ विद्या मंदिर हाई स्कूल अलीबाग, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020. कॉलम्स आपको पता है, डेबिट क्रेडिट लिखना पड़ता है. बैलेंस शीट भी ड्रॉ करो. आई होप ड्रॉ हो चुका है आपका. लेट्स कंटिन्यू बस विथ सॉल्विंग. सी, लाइबिलिटी साइड से हम स्टार्ट करते हैं. एंट्रांस फीस, एंट्रांस फीस हमें लाइबिलिटी में लिखना है, बट वी नो कि हम कैपिटल सबसे पहले लिखते हैं. ऑलराइट, तो लाइबिलिटी साइड में हम लिखेंगे कैपिटल फंड. कैपिटल फंड, द अमाउंट इज 1,03,800. 1,03,800. कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है आज कैपिटल फंड के लिए, तो बस एक लाइन छोड़ देंगे हम, सरप्लस या डिफिसिट जो भी रहेगा उसके लिए. ओके, दिस इज सफिशिएंट. जस्ट अ सेकेंड. ओके, नो प्रॉब्लम, कोई एडजस्टमेंट नहीं है. नेक्स्ट, एंट्रांस फीस 6,000. लाइबिलिटी में ही लिखना है एंट्रांस फीस 6,000. वी डोंट हैव एनी एडजस्टमेंट, वी कैन डायरेक्टली राइट इन आउटर कॉलम. नेक्स्ट, फर्नीचर 16,800. फर्नीचर आपको एसेट्स में लिखना है. फर्नीचर 16,800. वी हैव टू एडजस्टमेंट्स ऑन इट. हमने डिप्रिसिएशन के टिक मार्क्स नहीं किए थे. ओके, फर्नीचर एंड लाइब्रेरी दोनों पे किक कर लेते हैं हम. फर्नीचर पे दो एडजस्टमेंट्स हैं, एक तो परचेस वाली है और दूसरी डिप्रिसिएशन वाली है. ओके, 16,800 एंड फॉर टू एडजस्टमेंट्स वी नीड 3 लाइन्स, सो लीव 3 लाइन्स. What is next? Laboratory 20,000. Laboratory 20,000. We don't have any adjustment on it. Library 25,000. Assets में ही लिखना है सब कुछ. Library 25,000. Leave one line for one adjustment. Next, investment is given 40,000. Come to asset sides again, write down investment 40,000. We don't have any adjustment. Okay, we can directly write in outer column 40,000. Cash in hand is given. कैश एट बैंक इज गिवन, बट ये हमें नहीं लेना है तो छोड़ देंगे. नेक्स्ट, आउटस्टैंडिंग ट्यूशन फीस 4,000. आउटस्टैंडिंग ट्यूशन फीस ब्रैकेट में लिखना है प्रीवियस ईयर 4,000. लीव one line for that. See, asset side is over. Come to receipt side now. To balance brought down हम नहीं लिखते हैं. उसके बाद है to tuition fees. Tuition fees receipt है, मतलब इनकम में जाएगा, तो यहाँ पे हमें लिखना है simply by tuition fees. By tuition fees. And what we have to write, हमें 80,000 नहीं लिखने, हमें 76,000 लिखने सिर्फ. ठीक है, 76,000 क्यों लिखना है? क्योंकि इसके अंदर जो 4,000 है वो कौन से, प्रीवियस ईयर के. एंड हमारा रूल क्या बोलता है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर हमें सिर्फ इनकम्स एंड एक्सपेंसेस फॉर द ईयर लिखना है. ओके, यहाँ पे जो रिसिट एंड पेमेंट होता है वो ड्यूरिंग द ईयर होता है. हमें ड्यूरिंग द ईयर रिसिट एंड पेमेंट में होता है, बट उसमें से जो फॉर द ईयर वाला पोर्शन है उतना ही हमें यहाँ पे लिखना है. हमें आगे का भी नहीं चाहिए, हमें पीछे का भी नहीं चाहिए. ठीक है, तो ट्यूशन फीस हो जाएगी आपके लिए 76,000.
and we have to write this in inner column because we have one adjustment on that. Leave one line. बट सिर्फ 76,000 लिखना है क्या? नहीं, टोटल अमाउंट हमारी 80,000 है ना, तो उसके हमें दो पार्ट करने थे, 76,000 एंड 4,000. यहाँ पे हमने लिखा 76,000 और 4,000 क्या करना है, यहाँ से माइनस करना है. ये जो प्रीवियस ईयर वाला है, यहाँ पे उसकी भी पोस्टिंग चाहिए तो लिख के रखते हैं हम. ये जो प्रीवियस ईयर वाला है, ठीक है, इसको करना है माइनस फ्रॉम एसेट 4,000. ऑलराइट, और ये 76,000 हो जाएगा आपके लिए इनकम में. ओके, नाउ असेट साइड में हम आएंगे, यहां पे लिखेंगे हम लेस रिसीव्ड 4,000 एंड डैश. सी व्हाट इज नेक्स्ट, टू टर्म फीस. टर्म फीस है 26,200. इनकम में ही लिखना है यहां पे बाय टर्म फीस 26,200. देन गवर्नमेंट ग्रांट्स 16,000. इनकम में ही लिखना है बाय गवर्नमेंट ग्रांट्स 16,000. नेक्स्ट है डोनेशंस फॉर लाइब्रेरी. अगर सिर्फ डोनेशन होता तो यहां लिख लेते, बट फॉर लिख के आगे अगर कोई पर्पज आ जाता है तो पर्पज अगर गिवन है देन लाइबिलिटी में आ जाएगा वो. तो यहाँ पे हम लिखेंगे डोनेशंस फॉर लाइब्रेरी डोनेशंस फॉर लाइब्रेरी 30,000. 30,000. देन इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 2,000. रिसीट साइड में लिखना है, सॉरी रिसीट साइड में इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, तो वो इनकम साइड में लिखना है आपको बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 2,000. Now payment side is given. Here we have by furniture purchased 5,400. तो ये फर्नीचर में ऐड हो जाएगा. फर्नीचर में हमें यहाँ पे ऐड करना है, ऐड परचेस्ड 5,400. तो नीचे आपकी जो अमाउंट आएगी वो रहेगी 22,200. ओके, 22,200. देन व्हाट इज नेक्स्ट, बाय सैलरीज 60,000. सैलरीज है तो आपका एक्सपेंडिचर में जाएगा, यहां पे आप लिखेंगे 2 सैलरीज 60,000. एक एडजस्टमेंट है तो एक लाइन छोड़ देंगे. नेक्स्ट बाय रेंट. रेंट भी आपको लिखना है एक्सपेंडिचर में, सो टेक डाउन टू रेंट 28,000. Leave again one line for one adjustment. Sundry expenses 15,200. एक्सपेंडिचर में लिखना है 2. Sundry expenses 15,200. By annual gathering expenses. एक्सपेंसेस है तो एक्सपेंडिचर में लिखेंगे 2. Annual gathering expenses 11,300. Next by insurance 4,000. तो यहां पे आपको लिखना है टू इंश्योरेंस 4,000. We have one adjustment, so write down in inner column and leave one line for adjustment. And lastly we have cash at bank 34,300. Cash at bank will go in asset side, so here we write cash at bank 34,300.
ओके, एसेट्स में लिखा है हमने कैश एट बैंक, ठीक है, 34,300. The postings are over. Come to adjustments. Tuition fees still receivable 10,000. Still receivable मतलब outstanding. Okay. तो ट्यूशन फीस आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग इज ऑलवेज एडेड. तो यहां पे आके हम करेंगे ऐड आउटस्टैंडिंग 10,000. 10,000 ऐड करके जो अमाउंट बाहर आपकी जाने वाली है दैट विल बी 86,000. एंड आउटस्टैंडिंग इनकम अगर है कोई भी तो वो असेट्स में जाती है. तो यहां पे आपको लिखना है आउटस्टैंडिंग ट्यूशन फीस 10,000. What is next? Salary is still payable rupees 30,000. ओके, मतलब सैलरी भी आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग ऑलवेज एडेड. तो सैलरी के अंदर आके हमें लिखना है यहाँ पे ऐड आउटस्टैंडिंग. हाउ मच इट इज 30,000. So let's add 30,000 in that and 90,000 will go in outer column. 60 plus 30, 90,000. Then outstanding expenses are recorded under liability side. तो यहाँ पे आपको लिखना है outstanding salary 30,000. Next is insurance premium paid for 1 year ending 30th September 2020. मतलब आपने 30 सितंबर 2020 तक का पेमेंट किया है, बट योर ईयर एंड्स ऑन 31st मार्च 2020. मतलब आपने 31st मार्च के आगे 6 महीने का पेमेंट किया है. ओके, बट अपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में अपने को कितना लिखना होता है? सिर्फ फॉर द ईयर की जो भी अमाउंट है वही लिखनी है. हमें आगे का भी नहीं चाहिए, हमें पीछे का भी नहीं चाहिए, बट हमने आगे का पेमेंट करके रखा है 6 महीने का. तो जो 6 महीने का एक्स्ट्रा पेमेंट करके रखा है वो हमें माइनस करना पड़ेगा. ओके, तो इंश्योरेंस यहां पे आपने लिखा है एक्सपेंडिचर में, यहां पे आपको करना है लेस प्रीपेड. नाउ यू कैन सी वी हैव पेड फॉर 1 ईयर. अगर 1 साल के लिए हम 4,000 रुपए देते हैं तो 6 महीने के लिए कितना होगा? 2,000 रुपए. ओके, 2,000 रुपीज हम यहां से माइनस करेंगे. माइनस 2,000 होने के बाद आपका आउटर में चला जाएगा 2,000. एंड प्रीपेड एक्सपेंडिचर अगर कोई है तो वो जाता है एसेट्स के अंदर. तो यहां पे आप लिखेंगे प्रीपेड इंश्योरेंस 2,000. What is next? Number 4, rent paid in advance rupees 4,000. रेंट पेड इन एडवांस रुपीज 4,000. मतलब ये भी प्रीपेड रेंट हो गया. प्रीपेड ऑलवेज लेस होता है, ठीक है. प्री अगर आ जाता है आपके पास, प्रीपेड हो या फिर प्री रिसीव्ड हो, वो तो लेस होता है. तो यहाँ पे हम करेंगे लेस प्रीपेड 4,000 माइनस हो जाएगा तो 24,000 आपका बाहर आउटर में आ जाता है. ओके, 24,000 यू हैव रिटन इन आउटर कॉलम. नाउ prepaid expenditure, this is again, so prepaid expenses are recorded in asset side. यहाँ पे आपको फिर से लिखना है prepaid rent 4,000. And last adjustment we have is depreciate furniture and library at 10% per annum on closing balance. ये सेंटेंस आज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है. क्लोजिंग बैलेंस पे कैलकुलेट करना है. तो पहले तो लेते हैं हम फर्नीचर, उसके बाद लेंगे लाइब्रेरी. सी फर्नीचर का क्लोजिंग बैलेंस क्या है? 22,200, ठीक है. इस पे कैलकुलेट करना है आपको. यहाँ पे आप लिखोगे फिर लेस डेप्रिसिएशन एट 10%, ये आ जाएगा आपके लिए 2,220. ओके, लास्ट वाला एक जीरो कट कर दिया तो 10% अमाउंट हमें मिल जाती है. ये इसमें से माइनस कर देंगे
इन द सेम वे लाइब्रेरी में से भी आपको 10% डिप्रिसिएशन माइनस करना है, तो लाइब्रेरी में भी हम यहां पे लिखेंगे लेस डिप्रिसिएशन एट 10%, दिस विल बी 2500 माइनस होने के बाद 22,500 आपका आउटर में आएगा। और ये जो फर्नीचर है उसका आपका कितना आउटर में आता है देखिए, 22,200 माइनस 2,220 रुपीज, तो आपका 19,980 रुपीज। दिस इज द अमाउंट इन आउटर कॉलम। चेक इट आउट वंस, ठीक है, कुछ कैलकुलेशंस में मिस्टेक्स हो सकती है तो वो चेक करके रखो। डिप्रिसिएशन हमने यहाँ पे रिकॉर्ड किया, उसका सेकंड इफेक्ट आपको देना है एक्सपेंडिचर साइड में। हियर यू विल रिकॉर्ड 2 डिप्रिसिएशन ऑन, अंडरलाइन करके नीचे आप लिखोगे फर्स्ट फर्नीचर, देन लाइब्रेरी। See how much is furniture? 2220 or 2500, 2220 and this is 2500। तो टोटल जो आपका आउटर में जाएगा वो होगा आपके लिए 4720, 4720। या आप डायरेक्टली आउटर में भी लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। नाउ आवर सॉल्यूशन इज ओवर। जस्ट पॉज द वीडियो एंड मेक टोटल्स ऑन योर ओन, ओके, एंड एट द एंड check your totals with mine, okay, whether they are correct or not. As we can see, a debit side is greater. Your debit side comes 1,47,220, 147,220। तो ये टोटल हम दोनों साइड पे लिख लेंगे 147,220। You will name this total into bracket rupees, total into bracket rupees. Your credit side is 1,37,200, I'm sorry 1,30,200, तो डिफरेंस आपका आएगा 17,020, 17020, ओके, दैट इज योर डिफरेंस। क्रेडिट में डिफरेंस आ रहा है तो इसको हम नाम देने वाले हैं यहाँ पे बाय डेफिसिट, ओके। यू गेट डेफिसिट, ब्रैकेट में आप लिखोगे बैलेंसिंग फिगर, नीचे सेपरेट ब्रैकेट करके यहाँ पे आपको लिखना है एक्सेस ऑफ, व्हाट इज एक्सेस? एक्सेस मतलब बड़ा, बड़ा क्या है? एक्सपेंडिचर है, ठीक है। एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर incomes, okay। now this is deficit। डेफिसिट है तो आपको कैपिटल में से माइनस करना है। उस यहाँ पे आप लाइबिलिटी साइड में आओगे कैपिटल फंड में, एंड यू विल जस्ट सिंपली रिड्यूस लेस डेफिसिट 17,020, 17,020, and after reducing that your amount which will go in outer column, that will be 86,780, 86,780, okay। So finally you have to make the totals of your balance sheet, and your balance sheet tallies with 1,52,780, 1,52,780, ओके। इसको नाम दे दिया हमने टोटल इंटू ब्रैकेट रुपीज, टोटल रुपीज। I hope you got it. If any doubts, difficulties, queries you are having, like every day, ये भी आपको भी पता चल चुका है, मुझे भी पता चल चुका है, ठीक है। Just do contact me so that I can solve it
after that nobody should blame me. Okay, thank you so much.